आरएसएस की इस पूरी नसीहत को आप किस रूप में देखते हैं? जी। देखिए, आरएसएस की जो राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर आप उनके जन्म से देखें तो बड़े दिलचस्प मोड़ों से होकर गुजरी है। आरएसएस की जब स्थापना हुई तो हिंदू महासभा नाम का एक संगठन था, जो हिंदुओं का नेतृत्व करने की बात कर रहा था, जो हिंदुओं के हित की बात करता था। और ये भी एक तरह से हिंदू संगठन की बात कर रहे थे, हिंदू समाज को संगठित करने की बात कर रहे थे। तो बड़ा स्वाभाविक था कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते। लेकिन आप पाएंगे कि 1925 से लेकर 1947 तक आरएसएस ने कभी हिंदू महासभा का साथ नहीं दिया और ना हिंदू महासभा के साथ मिलकर कोई कार्यक्रम चलाया। बल्कि ये बड़ी मजेदार बात थी कि हिंदू महासभा के जो महत्वपूर्ण लोग थे, मुंजे जी थे या खुद सावरकर, ये सब लोग बहुत चिढ़ते थे और आरएसएस के बारे में इन्होंने बहुत खराब टिप्पणियां की हैं। उन्हें लगता था कि ये समय देश की आजादी की लड़ाई में सब लोग लगे हुए हैं और ये संगठन अपने कार्यकर्ताओं से कहता है खबरदार, तुम राजनीति में मत पड़ो, तुम दूर जाओ। कोई यही कारण है कि आरएसएस का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आप कभी जेल में जाते हुए नहीं देखेंगे आजादी की लड़ाई में। तो ये एक बड़ी मजेदार स्थिति थी। सांगठनिक रूप से आरएसएस को इसका फायदा हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपना संगठन 1950 में जब जनसंघ बना तब तक काफी हद तक ठीक ठाक कर लिया था, खासतौर से जो सेंट्रल इंडिया थी, जो केंद्रीय भारत था, और उत्तरी भारत की तरफ वो धीरे धीरे हिंदी पट्टी में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 1950 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इन्होंने तैयार किया, अच्छा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो हिंदू महासभा के ही नेता थे और बंगाल में उनकी पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार थी। बाद में जब जवाहरलाल नेहरू ने एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जिसमें गैर कांग्रेसी लोग भी आए, डॉक्टर अंबेडकर आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, बहुत सारे इस तरह के लोग आए उस मंत्रिमंडल में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में जब जनसंघ बनाने की बात की तो आरएसएस ने उनको यूसर्व किया। आरएसएस ने एक तरह से उनको मदद की और अपना संगठन बना लिया। आरएसएस का एक राजनीतिक विंग बन गया जनसंघ, भारतीय जनसंघ। बावजूद इसके कि आरएसएस हमेशा ये कहता रहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, सारे फैसले ये खुद करते हैं, हम उसमें कहीं दखल नहीं देते। लेकिन सच्चाई सब लोग जानते हैं कि हर प्रदेश की इकाई में और केंद्रीय इकाई में एक संगठन सचिव का पद बनाया गया, संगठन मंत्री का, जो आरएसएस से जाता है। वो एक ब्यूरोक्रेसी जैसी व्यवस्था है जहां तबादले हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का संगठन महासचिव, जो संगठन सचिव है, संगठन मंत्री है, वो पता चलेगा उत्तराखंड भेज दिया गया है, हिमाचल भेज दिया गया। तो ये जो संगठन सचिव था, ये आरएसएस और भारतीय जनसंघ के बीच में एक तरह समन्वय का काम करता है। केंद्र में भी इसी तरह का एक पद है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच समन्वय काम करता है। ये ज्यादातर जो प्रधानमंत्री आए, ज्यादातर क्या, दो ही प्रधानमंत्री तो अभी आए, अटल जी आए और बहुत सारे मुख्यमंत्री जो आए वो बड़े, उन्होंने कभी छिपाया नहीं, हमेशा कहा कि हम गर्व के साथ, हमें स्वयं सेवक होने में गर्व है। और वो कहते रहे। आखिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी में टूट भी तो इसीलिए हुई क्योंकि जो दोहरी सदस्यता की बात राजनारायण जी ने और तमाम लोगों ने उठाया था, उसी की वजह से टूट हुई थी। तो ये कभी छिपाते नहीं है रिश्ते, लेकिन स्वीकारते भी नहीं है। ये मजेदार बात है कि ये ना स्वीकारते हैं और ना इनकारते हैं। आरएसएस को ये भी पता है कि अगर सत्ता में जब भाजपा रही है तब तब आरएसएस की ग्रोथ बहुत, जिसे फेनोमेनल आप कह सकते हुई है, दूर दूर के इलाके में पहुंची, गांव में पहुंची, नॉर्थ ईस्ट में पहुंची। अब सुनाई दे रहा है कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और केरल के गांव में भी, केरल में तो खैर थी लेकिन तमिलनाडु के गांव में भी शाखाएं लगने लगी। तो ये लाभ सिर्फ सत्ता में भाजपा के रहने की वजह से नहीं मिल रहा है। एक जमाने में आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकारें थी तो कई बार इस तरह के अध्यादेश भी लागू हुए कि सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी शाखाओं में नहीं जाएंगे, सरकारी दफ्तरों में शाखाएं नहीं लगेंगी। सार्वजनिक जो खेल के मैदान थे, स्टेडियम वगैरह थे, वहां शाखाएं लगना बंद हुई। लेकिन जैसे ही अब ये सत्ता में आना शुरू हुआ, सत्ता का चक्र शुरू हुआ, अब तो 10 साल से केंद्र में भी है, तो ये सारे नियंत्रण शिथिल हो गए, बल्कि आप कहिए कि ज्यादातर विड्रॉ हो गए। अब सरकारी दफ्तरों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप जाइए,
आपको उनके परिसर में शाखाएं लगती मिलेंगी, सरकारी स्कूलों के परिसर में शाखाएं लगती मिलेंगी। और सरकारी अधिकारी गर्व से कहते हैं, अभी पश्चिमी बंगाल के एक जज साहब रिटायर हुए हाई कोर्ट के, रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा जो उनका वक्तव्य था यही था कि मैं तो स्वयंसेवक था, मुझे इस पे गर्व है, अब फिर मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर स्वयंसेवक हो जाऊंगा। तो ये बड़ा एक मजेदार रिश्ता चलता रहा। अब हम जो हाल में हो रहा जरा इस पर देखें। देखिए, जो सरसंघ चालक हैं और मोदी जी दोनों एक ही वय के हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं, और दोनों एक समय एक ऐसे मोड़ पर थे जब इनके रोल बदल सकते थे। मोदी जी को वहां भेजा जा सकता था और सरसंघ चालक आज प्रधानमंत्री भवन में होते, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होते। दोनों के रोल में अदला बदली हो सकती थी, इस तरह की स्थितियां थी। लेकिन जाहिर है कि वो संगठन में चले गए। ये गुजरात से लेकर के और हिमाचल के और हरियाणा के प्रभारी होते होते आज प्रधानमंत्री हो गए। तो ये भी एक प्रतिस्पर्धा है। दूसरी चीज, मोदी जी के व्यक्तित्व की एक खासियत है। मेरे एक मित्र जो वरिष्ठ अखबार नवीस हैं, पत्रकार हैं, वो गुजरात को बड़े करीब से देखते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, गुजरात में मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एजेंडा सारा विश्व हिंदू परिषद वाला चलाया। सारे वो काम किए जो संघ को और विश्व हिंदू परिषद को पसंद थे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जितने स्थापित नेता थे, जिनमें तोगड़िया सबसे बड़े जिसके उदाहरण हैं, इनको नष्ट कर दिया। इन सब को हटा करके वो अपने लोगों को लाए और उनके लोग अब वही एजेंडा में कोई फर्क नहीं है। केवल व्यक्तियां जो वहां उस एजेंडा को लागू करने वाली शख्सियतें थी वो बदल गई। तो ये एक बड़ा, अब जो ये गुस्सा फूटा है, जो सरसंघ चालक ने इतना स्पष्ट कहा, जो आरएसएस में आमतौर से आप इतना स्पष्ट मतलब इशारे इशारे में लगभग सारी बातें उन्होंने कह दी, वो आप उसकी अपेक्षा नहीं करते। लेकिन शायद अब घड़ा भर गया था। एक बयान दिलाया गया नड्डा साहब से, बड़ा इंटरव्यू दिया अखबार में उन्होंने, और जिसमें कहा कि अब तो हम बालिग हो चुके हैं, अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, अब हमें किसी का मतलब तो संघ से ही था, अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस चुनाव में आप देखें, ये आम रिपोर्ट है, अगर आप जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करें, जमीनी पत्रकारों से बात करें, तो आम रिपोर्ट है कि संघ के लोगों ने उस तरह बढ़ चढ़ के दिलचस्पी नहीं ली इस चुनाव में जितनी 2019 में 2014 में ली थी। अपना वोट तो जाहिर है कि वो किसी और को नहीं दे सकते थे, तो एक संघ का कार्यकर्ता गया, चुपचाप वोट दे के चला आया। लेकिन पिछले चुनाव में, मैं तो एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भी मैंने बहुत चुनावों में ड्यूटियां दी हैं, तो मैं देखता था कि वो स्कूटरों पर, खासतौर से व्यापारी वर्ग में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव था। तो वो गर्मी में लथपथ एक आदमी भागा चला जा रहा है, घर से 4 सदस्य हैं वोटर, एक को पहले बैठाया, अपने स्कूटर से लाके छोड़ा, फिर वापस गया, फिर लेके आया, फिर छोड़ा, फिर। आप ये ऑब्जर्व कर सकते थे किस तरह से वो अपना मोबिलाइजेशन कर रहा था, एक स्वयंसेवक। इस बार आपको वो थोड़ा अनुपस्थित मिलेंगे, इस तरह के दृश्य कम जगहों पे आपको ऐसे दृश्य मिलेंगे। तो संघ का मोहभंग भी हो रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, देखिए, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बुनियादी चरित्र तो वही है, दोनों के उद्देश्य वही है, समझ एक ही तरह से विकसित हुई है। तो ये हम मतलब उसी तरह गलती करते हैं जैसे कई बार हम उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा हम एक जैसे सेकुलर नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा हमें इससे बचना चाहिए। ये एक टेम्परेरी किस्म का गुस्सा है, टेम्परेरी किस्म की धमकी है, तड़क भड़क है। मुख्य रूप से इनकी ये एक ही स्कूल से प्रशिक्षित हुए हैं, इनका उद्देश्य एक ही है, सोचने का तरीका, इतिहास की समझ, राजनीति की समझ, ये सब एक है। तो ये टेम्परेरी इसे मानना चाहिए। जी बिल्कुल। सुनील जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। भागवत जी भी चाहते मणिपुर जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं। अगर वो चले जाते तो बहुत बड़ा संदेश होता। तो उन्होंने चुनाव तक इंतजार किया, चुनाव में कोई गड़बड़ ना हो, कोई डैमेज ना हो, उसके बाद बोले हैं। क्या लगता है आपको भागवत की इस नसीहत के पीछे? जी धन्यवाद अमरीश जी। भागवत जी का यह जो भाषण है, केवल जो राजनीतिक विफलताएं हैं उसके दोष से बचने की कोशिश है कि हम अगर यह जो जनादेश बीजेपी के खिलाफ गया है, ये जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ गया, स्वयंसेवकों के खिलाफ गया है, उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है। राय साहब ने कहा कि इस चुनाव में संघ के लोगों की उतनी सक्रिय भागीदारी नहीं दिखी।
यह भी सर प्लांटेड स्टोरी है, यह प्लांट की गई है बाकायदे। आखिर संघ के लोग जाके कहते क्या? नहीं, मध्य प्रदेश में तो निकले हैं सुनील जी, मध्य प्रदेश में आरएसएस निकला है, खूब निकले उनको हैं। सीटों को देके सब। अगर उनको इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में जाके कहना होता कि आप बीजेपी को वोट दे, तो क्या कहते उनसे? अगर उनको बाराबंकी में, रायबरेली में, अमेठी में, सीतापुर में जाके कहना, मुजफ्फरनगर में कहना होता कि साहब आप बीजेपी को वोट दीजिए, इस उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो कहते क्या हो? मुजफ्फरनगर किसान भरा बैठा हुआ था कि आइए मैं आपको समझा देता हूं कायदे से। हरियाणा किसान जम के बैठा हुआ था, एक जाट नेता नहीं बीजेपी का जीता, तो जाके क्या बताते यार? ये तो केवल जो आपके पास स्थितियां थी, उस स्थितियों से अपने आप को बचाने की कोशिश थी। मोहन भागवत जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको अपना संदेश देने के लिए भाषण देना पड़े या प्रेस रिलीज जारी करनी पड़े, वक्तव्य जारी करना पड़े। आरएसएस का संबंध बीजेपी के साथ डिक्टेशन का है, वो डिक्टेट करने की स्थिति में रहते हैं और उनके डिक्टेशन को कोई मानने से मना नहीं कर सकता। भारत स्वयं आरएसएस क्यों नाराज हो जाएगा? विश्वविद्यालयों के कुलपति उनके, विभिन्न संस्थानों के अध्यक्ष उनके, विभिन्न प्राधिकरणों के चेयरमैन उनके, अलग अलग जगहों के सलाहकार उनके, कुल का कुल काम तो उन्हीं के पास है। ये हालत आपके पास स्थिति है ना, क्यों नाराज होंगे वो? उनके सत्ता का कौन सा लाभ उनको नहीं मिल रहा है? मोहन भागवत जी जेठ